चील जिस जगह पर रहते थे वहाँ की जमीन अब बंजर हो गई थी। आसपास सिर्फ कैक्टस ही कैक्टस थे। साथियों, पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है। ना ही खाने को शिकार है और ना ही पीने को पानी। ऐसे तो हमारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ही कोई उपाय बताइए। चिंटो चील, तुम पश्चिम की तरफ जाओगी, मिंटो चील तुम पूर्व की तरफ जाओगी और मैं उत्तर की तरफ जाऊंगी। हमसे जिसको पहले कोई हरा भरा जंगल मिलेगा वो कल यहाँ आकर सबको बताएगा। फिर तीनों चीलें जंगल ढूंढने निकल जाती हैं। चिंटो चील उड़ती उड़ती सागर वाले जंगल तक आ जाती है, जहाँ रानो चिड़िया, मिट्ठू तोता, हरियाली तोती, कालू कौवा और गौरी कौवी रहते थे। अरे, ये जंगल तो बहुत हरा भरा है। हम यहाँ पर रहेंगे और इन सारे पक्षियों को मारकर आराम से यहाँ अपना जीवन गुजारेंगे। अगले दिन सारी चीलें फिर से पहाड़ों पर इकट्ठा होती हैं। मैं उत्तर की तरफ गई, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई भी हरा भरा जंगल दिखाई नहीं दिया। मैं जिस जंगल को देखकर आई हूँ वो था तो हरा भरा, लेकिन वो भी जल्द ही सूख जाएगा। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। और मैं पश्चिम की तरफ गई थी। सागर के पास एक हरा भरा जंगल है। उस जंगल में नदी है और पेड़ों पर फल भी हैं, लेकिन वहाँ के पक्षियों के घर बहुत मजबूत हैं। अगर हमने किसी घर पर हमला करना है तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो ठीक हो गया, कल हम सब सागर वाले जंगल की तरफ ही जाएंगे। फिर तीनों चीलें रात के अंधेरे में सागर वाले जंगल की तरफ निकल जाती हैं। सागर वाले जंगल में जाते ही वो चीलें पक्षियों के घरों पर हमला शुरू कर देती हैं। वो फाख्ता के घर जाती हैं और उसका घर तोड़ देती हैं और फिर फाख्ता और उसके बच्चे को मार देती हैं और दोनों को खा जाती हैं और फिर गुफा में जाकर छुप जाती हैं। अगली सुबह मिट्ठू तोता उड़ता हुआ फाख्ता के घर के पास आता है। ये किसने किया होगा? रातों रात फाख्ता का घर गिरा दिया जो इतना मजबूत था और इन दोनों को खा लिया। बात पूरे जंगल में फैल जाती है। रात को इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। कितनी शर्मिंदगी की बात है। अगर आज ये फाख्ता के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। रानो, क्यों डराई जा रही हो हमें? पूरा दिन तो दाना पानी ढूंढते रहते हैं, एक रात ही आराम करने के लिए होती है। अब रात भी डर डर कर गुजारनी पड़ेगी। तुम तो सारा दिन आराम से घर में बैठी रहती हो, काम तो सारा मैं करता हूँ, फिर भी फजूल बातें किए जा रही हो। हाँ, खाना तो तेरी माँ बना कर जाती है जो मैं आराम से बैठी रहती हूँ। कालू और गौरी, झगड़ा घर जाकर कर लेना। पहले इस मसले का कोई हल निकालते हैं। अभी सब अपने घर जाओ और शाम को हम इसी जगह पर मिलते हैं। जिसके पास अच्छा विचार हुआ तो उसकी बात मानेंगे। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू, मुझे तो अब डर लग रहा है। सोचो, अगर कोई रात को हमारे घर पर हमला कर दे और आपको मार दे और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ले। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं मरने से पहले उसे ये बताकर जाऊंगा कि तुम्हें तो मैंने सारी जिंदगी बहुत मुश्किल से झेला है। अब अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। शादी से पहले तो बड़ी जिद लगा रखी थी कि तुमसे ही शादी करूंगा। तब तुम्हारी छुरी की तरह चलने वाली जुबान का नहीं पता था। मैं जा रहा हूँ दाना ढूंढने। उधर रानो चिड़िया भी अपने घर में खाने पीने का सामान देख रही थी। सारा दाना तो खत्म हो गया है, मुझे अभी जाना होगा दाना ढूंढने। अब तो शाम को जो हालात बन गए हैं, हम पक्षी आराम से बाहर भी नहीं जा सकते। रानो चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसको कालू कौवा मिलता है। कालू भाई, आप भी भोजन की तलाश में आए हो? हाँ रानो चिड़िया, मैंने सुना है कि पास ही एक गुफा है। उस गुफा के पास अनाज है, हम दोनों वहाँ जाते हैं दाना लेने। ठीक है कालू भाई। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया गुफा के पास चले जाते हैं। उन्हें गुफा के पास कुछ आवाजें सुनाई देती है। रानो, ये गुफा में कौन बातें कर रहा है? कालू भाई, चलो सुनते हैं। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया गुफा के अंदर की आवाजें सुनने लगते हैं। कल रात का फाख्ता और उसका बच्चा ही खाया है। अब तो बहुत भूख लग रही है। आज रात हम कौवों के घर पर हमला करेंगे और उनका नरमो मुलायम स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस खाएंगे। हाँ, इस तरह एक एक करके हम सब पक्षियों को खा जाएंगे। अब तो बस रात का इंतजार है। चीलों की बातें सुनकर कालू कौवा और रानो चिड़िया समझ जाते हैं कि फाख्ता के घर पर हमला इन चीलों ने ही किया है।
कालू कौवा और रानो चिड़िया जल्दी से आते हैं और सब पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और पक्षियों को सारी बात बताते हैं। मैं और कालू दाना ढूंढने गए थे गुफा की तरफ। गुफा में 3 चीलें मौजूद थीं, जिन्होंने कल रात फाख्ता और उसके बच्चे को मारा था और आज रात वो कालू और गोरी के घर पर हमला करेंगे। कालू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? चलो हम दोनों यहाँ से अभी भाग जाते हैं, मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है। गोरी, तुम चिंता मत करो, जब वो तुम दोनों पर रात को हमला करने आएंगी तो हम सब भी आसपास छुप जाएंगे। रात को सब पक्षी अपने साथ कोई नोकीली चीज लाएंगे और एक साथ उन दुष्ट चीलों पर हमला करेंगे। रात हो जाती है, चीलें गुफा से बाहर निकलती हैं। अब तो हम मजेदार भोजन खाएंगे। हाँ, जल्दी करो, कब से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर वो तीनों चीलें कौवों के घर की तरफ जाती हैं। वो चीलें जैसे ही कालू कौवे और गोरी कौवी के घर को तोड़ने लगती हैं, बाकी सब पक्षी जो पास ही छुपे हुए थे चीलों पर हमला करते हैं। पक्षियों, हमला करो इन दुष्ट चीलों पर। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम तीनों को। मेरे घर पर हमला करने चली थी, कुछ जैसी मासूम को खाना चाहती थी, अब खाओ हमारे डंडे। वो सब पक्षी मिलकर चीलों को मार डालते हैं और अपने जंगल को चीलों से बचा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तुम वहाँ बैठकर अपना खाना खाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे साथ बैठकर खाना ना खाया करो। बबली, क्या हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ बैठकर खा लिया? हम दोनों बहनें ही तो हैं। बहनें तो हैं, लेकिन सगी नहीं। तुम मेरी सौतेली बहन हो। गुड़िया की मम्मा के गुजर जाने के बाद गुड़िया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। तब से गुड़िया का जीवन बहुत कठिन हो गया था। परिवार में कोई भी गुड़िया से प्यार नहीं करता था। अरे गुड़िया, तू अब तक सोई हुई है? चल उठ, ये मिट्टी के खिलौने उठा और बाजार जाकर बेचा। लेकिन मम्मा, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सब पता है, ये सारे काम ना करने के बहाने हैं। चल उठ, वरना एक लगाऊंगी। गुड़िया अपने मिट्टी के खिलौनों की टोकरी उठाती है और जंगल में बेचने चली जाती है। देखो देखो, वो गरीब चिड़िया मिट्टी के खिलौने बेच रही है। चलो कीकी, उसे जाकर तंग करते हैं। जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी, शरारती पक्षी, गुड़िया के पास जाते हैं। लाओ, अपना एक मिट्टी का खिलौना मुझे दो। मैं खिलौने बेचने आई हूँ, बिना पैसों के मैं ये खिलौने नहीं दूंगी, वरना मम्मा मुझे बहुत मारेंगी। कीकी और जग्गू गुड़िया से एक एक मिट्टी का खिलौना छीनकर भाग जाते हैं। गंदे गंदे शरारती पक्षी, मुझसे खिलौने छीन कर लेके अब मैं मम्मा से जाकर क्या कहूँगी? एक खिलौने के पैसे कहाँ हैं? मम्मा, मैं खिलौने बेच रही थी कि जग्गू और कीकी मुझसे एक खिलौना छीनकर भाग गए। इसी बात पर गुड़िया की सौतेली मम्मा उसे छड़ी से मारने लग जाती है। तू हर रोज ऐसे ही करती है, कभी कोई नुकसान तो कभी कोई नुकसान। तंग आ गई हूँ मैं तेरी इन बातों से। बेचारी गुड़िया रोती हुई अपने कमरे में जाती है और अपनी मम्मा की तस्वीर निकालकर उससे बातें करने लगती है। मम्मा, आज फिर मुझे सौतेली माँ ने बहुत मारा। आखिर क्या दोष था मेरा जो आप मुझे इतनी छोटी सी उम्र में बेसहारा छोड़कर चली गई। मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा प्यार नहीं करता, कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। रोती रोती गुड़िया सो जाती है। दूसरे दिन जब गुड़िया खिलौने बेच रही थी तो वहाँ उसकी सौतेली बहन बबली आ जाती है। गुड़िया, ये खिलौने यहाँ रख और मेरे साथ खेलने चल। बबली बहन, आपको तो सब मालूम है, अगर मैंने खिलौने ना बेचे तो मम्मा बहुत मारेंगी। मैं मम्मा को बता दूंगी कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी। गुड़िया छोटी थी, वह बबली की बातों में आकर उसके साथ खेलने चली जाती है और अपने खिलौनों की टोकरी नदी के पास ही रख देती है। गुड़िया बबली से बॉल के साथ खेलने लग जाती है। पीछे से शरारती जग्गू आ जाता है। वो गुड़िया के खिलौनों की टोकरी नदी किनारे पड़ी देखकर वहाँ आता है। गुड़िया के खिलौने यहाँ पड़े हैं और वो बबली के साथ खेल रही है। मैं गुड़िया के सारे खिलौने तोड़ देता हूँ। ऐसे सोचकर जग्गू गुड़िया की टोकरी में पड़े सारे मिट्टी के खिलौने तोड़ देता है। जब गुड़िया वापस आती है तो उसकी टोकरी में सारे खिलौने टूटे हुए थे। किसी ने मेरे खिलौने तोड़ दिए, अब मैं माँ से जाकर क्या कहूँ? तुम वहाँ मिट्टी के खिलौनों की टोकरी रखकर गई ही क्यों थी? माँ, मुझे बड़ी बहन बबली ने कहा था। झूठ झूठ मम्मा, मैंने कब कहा? अब गुड़िया
गुड़िया मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैंने तो गुड़िया से नहीं कहा था खेलने का। बबली बहन झूठ मत बोले, मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था। अब तुम मेरी बेटी को झूठी कहोगी, मैं अभी सीधा करती हूँ तुझे। गुड़िया की सौतेली मम्मा फिर से छड़ी उठाती है और फिर से गुड़िया की पिटाई करती है। आज रात गुड़िया सारी रात जागती रहती है, वो सारी रात सो नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गुड़िया अपने घर से निकल जाती है। वो उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ चली जाती है। अब कभी भी मैं लौटकर उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं पेड़ पर घोंसला बनाकर रह लूंगी, मैं बारिश में भीग लूंगी, लेकिन अब दोबारा लौटकर नहीं जाऊंगी। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया, प्यारी गुड़िया, चुप कर जाओ। जिसकी मम्मा ने सबकी मदद की हो, जो जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया हो, भला वो ऐसे बेसहारा कैसे रह सकती है? क्या आप सुंदर परी हो? मम्मा ने मुझे आपके बारे में बताया था एक बार। हाँ, मैं आपकी मम्मा की दोस्त हूँ। अब कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। मैं आपको एक सुंदर सा घर भी दूंगी और एक खिलौनों की दुकान भी बना कर दूंगी। फिर अपने जादू से सुंदर परी उसी पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बना देती है। ये रहा आपका घर, और जंगल के बाजार में जिस दुकान पर आपका नाम लिखा हुआ होगा, वो दुकान भी आपकी है। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया सुंदर परी, मेरी मुश्किल आसान करने के लिए। गुड़िया अपने घर में जाती है और आराम करती है। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे उठती है और जंगल के बाजार में जिस दुकान पर उसका नाम लिखा हुआ था, उस दुकान पर जाकर बैठ जाती है। खिलौने खिलौने, प्लास्टिक के मजबूत, कभी ना टूटने वाले खिलौने लो। गुड़िया के पास पक्षियों का रश लग जाता है। जब गुड़िया की सौतेली माँ और बहन को गुड़िया की दुकान का पता चलता है तो वो दौड़ी दौड़ी वहाँ आती हैं। मेरी बेटी गुड़िया, आपने ये खिलौनों की दुकान कहाँ से ली है? माँ, मैं अब आपके और जुल्म नहीं सह सकती थी। ऊपर वाले ने मेरी मदद की, मुझे घर भी दे दिया और ये खिलौनों की दुकान भी। गुड़िया, गुड़िया बहन, मुझे भी अपने घर में ले जाओ। नहीं, मैं अपने घर में अब किसी को नहीं आने दूंगी। वो घर मेरा है, उस घर में मैं और मेरी मम्मा की यादें रहेंगी। फिर गुड़िया अपनी दुकान बंद करती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ और बहन दूर से ही गुड़िया का सुंदर सा घर देखकर जल रही थीं। बबली, ये गुड़िया तो पहले से भी ज्यादा खुश थी। मैंने सोचा था कि ये रोती हुई लौटकर मेरे पास आएगी। मम्मा, अब चलें घर, क्योंकि अब गुड़िया को हम किसी तरह भी तंग नहीं कर सकते। और फिर गुड़िया अपना खुशियों भरा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा विदेश से घर आ रहा था। उसकी माँ बहुत खुश थी। जंगल के सभी पक्षी फूलों के हार लेकर कालू कौवे का वेलकम करने आते हैं। मेरा बेटा आ गया, मेरा शहजादा बेटा। कालू की माँ कालू को गले मिलती है। सब पक्षी कालू को वेलकम कहते हैं और उसके गले में हार डालने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूर रहो मुझसे सब, मेरे पास मत आना। गरीब पक्षियों के पंखों में बहुत जर्म्स होते हैं। कालू बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब हमारे जंगलवासी हैं। जो भी है माँ, मैं थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। सब पक्षी उसके इस तरह के व्यवहार को देखकर नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा अपनी पत्नी और अपने बेटे जग्गू कौवे से मिलता है। मेरा प्यारा बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। संतान तो सभी को प्यारी होती है। कालू कौवा भी अपने बेटे जग्गू से बहुत प्यार किया करता था। शाम को कालू कौवा जंगल घूमने के लिए बाहर निकलता है। कितनी गंदगी है यहाँ, न जाने ये सब कैसे रहते हैं। मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। कालू कौवा अपने घर जाता है। ये लो बेटा, पानी पी लो। माँ, दूर हटाएं इस पानी को,
इतनी गंदी नदी का पानी मैं नहीं पीऊंगा। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैंने एक जगह देखी है, वहाँ गरीब पक्षियों के घर नहीं है, हम वहाँ घर बनाएंगे। आप यहाँ से जाने की तैयारी करें। कालू कौवा अपने लिए एक बड़ा घर बनवाता है। गाड़ी बाहर खड़ी है, आप सब गाड़ी में बैठो, हम अपने नए घर जा रहे हैं। माँ जी कहाँ जा रही हो आप? और कालू कौवे कैसे हो तुम? डर्टी पक्षी। बड़ा बदतमीज है आपका बेटा। पता नहीं क्या हो गया है इसको। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तोते तुमसे। फिर वो सब गाड़ी में बैठकर अपने नए घर चले जाते हैं। कालू कौवे के घर से थोड़ी ही दूर मानो चिड़े का घर था। एक दिन कालू कौवा घूमता घूमता मानो चिड़े के घर के पास जाता है। ये झोंपड़ी किसकी है? न जाने कैसे कैसे गरीब पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है इस घर में? बाहर आओ। मानो चिड़ा घर से बाहर आता है। जी भाई जी क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मुझसे मिलाने की? मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। क्या मतलब जी? ये मेरा ही घर है। मैं कुछ दिन के लिए अपने काम से दूसरे जंगल गया हुआ था, आज ही आया हूँ। घर? तुम इस झोंपड़ी को घर कहते हो? कितने पैसे लोगे यहाँ से जाने के? मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा? ये मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं इसे किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा मानो चिड़े को वहां निकालने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाता है। जब वो कामयाब नहीं हो पाता तो वो एक नई तरकीब बनाता है। मानो कल तुम मेरे घर आना, तुम्हारे सिवा तो कोई पक्षी है नहीं है यहाँ। तुम ही तो मेरे पड़ोसी हो। आज रात मेरे घर पार्टी है। क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये कैसे हो गया? हो सकता है कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगले दिन मानो चिड़ा कालू कौवे के घर जाता है। कालू के घर म्यूजिक तेज आवाज में चल रहा था। अमीर अमीर पक्षी डांस कर रहे थे। मानो वहां जाता है। आओ आओ मानो, तुम्हारा ही इंतजार था। ये लो जूस पियो। कालू कौवा जूस में नशे वाली दवा मिलाकर मानो को पिला देता है। जूस पीते ही मानो चिड़ा बेहोश हो जाता है। कालू कौवा मानो के पंखों में अपनी पत्नी का हार छुपा देता है और फिर पुलिस को भी फोन कर देता है। पुलिस आती है और मानो को पकड़ कर ले जाती है। मानो तो अभी तक नशे में ही था। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तुम एक चोर हो, अब सड़ते रहो जेल में। मानो होश में आता है। क्या कहा? मैं चोर हूँ? मैंने क्या किया और मैं यहाँ कैसे आया? पुलिस वाला मानो को बहुत मारता है और उससे चोरी मनाने की पूरी कोशिश करता है, मगर मानो किसी सूरत नहीं मानता। मानो पुलिस वाले को सब बताता है जो कालू कौवे ने उसके साथ किया। पुलिस वाले को मानो पर रहम आ जाता है और वो मानो को छोड़ देता है। ये गरीब फिर से वापस आ गया, इसका कुछ तो करना ही होगा। आज तो मैं इसका घर ही जला दूंगा। कालू कौवा कबूतर की दुकान से पेट्रोल लाकर घर पर रखता है। वो मानो की झोंपड़ी को आग लगाना चाहता था। कालू कौवा पेट्रोल घर में रखकर बाहर चला जाता है। कालू का बेटा जग्गू कौवा पेट्रोल घर में गिरा देता है। घर में पहले ही आग जल रही थी। पेट्रोल के गिरते ही पूरे घर को आग लग जाती है। आग? इतनी ज्यादा आग? कोई बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ, हमारी मदद करो। मानो जल्दी ही आग में जल्दी जल्दी जाता है और कालू के बेटे जग्गू को निकालकर बाहर आ जाता है। मानो के पंख आग की वजह से जल चुके थे और कालू का बेटा जग्गू कौवा धुएं की वजह से बेहोश हो गया था। कालू कौवा भी आ जाता है। मेरा बेटा, हमें जल्दी डॉक्टर के पास जाना होगा। कालू कौवा मानो और अपने बेटे को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। कुछ देर बाद उनको होश आ जाता है। मेरा बेटा, शुक्र है मेरा बेटा ठीक है। कालू बेटा, अगर आज मानो ना होता तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता। कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानो की मोहब्बत से कालू कौवे का सख्त दिल नरम पड़ जाता है। मानो यार, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर आज तुम ना होते तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाती। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, हर उस पक्षी से मांगो जिसे तुमने छोटा जाना। इस जंगल में सब पक्षी एक समान है। मैं सबसे माफी मांगूंगा। आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूं।